नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु एक बार फिर आपके अपने परिवार अपना भारतीय रिपोर्ट अर्थात एबी रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। हिंदी जगत में उत्कृष्ट योगदान देने वाले माननीय श्री संतोष पटेरे जी आज हमारे साथ हैं और हम इनका धन्यवाद करेंगे कि इन्होंने अपना कीमती समय हमको दिया। और आज बात करते हैं कि हिंदी जगत में किस प्रकार से इनको रुचि आई और किस प्रकार से इन्होंने कार्य करना शुरू किया, उसके बारे में जानने की हम कोशिश पूरी तरीके से करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी। सर, आप अपने जो हिंदी साहित्य की रुचि है उसके बारे में बताइए। कुछ जीवन आपका इस पे किस प्रकार से आया, आपने इस पे किस प्रकार से कार्य करना शुरू किया, उसके बारे में बताइए कुछ। हमारे पिताजी की अभिलाषा थी कि हम कवि बन जाएं, साहित्यकार बन जाएं। जी। तो उन्होंने हमें कुछ कविताएं रटानी शुरू की कि सुनाएं। हाँ। तो हम एक विद्यार्थी जीवन में लोगों में बीच में सुनाते थे। इसके बाद हमें लगा कि हमें कवि बनना है। जी। तो हमने एक रचना छोटी मोटी सन 71 में लिखी थी। जी। इसके बाद फिर अंतराल हो गया 7 साल का। 78 के बाद 78 में हमें ये श्री बद्री प्रसाद शुक्ला महोबा में, जिनकी बाटा की दुकान थी, जी। बहुत अच्छे साहित्यकार थे, हाँ। उनका मार्गदर्शन हमें मिल गया। एक गायत्री यज्ञ के माध्यम से डीएवी कॉलेज में था। जी। तो ऐसे ही उन्होंने कहा, जा फर्श पकड़ो बेटा, सो फर्श पकड़ लिया। और उस समय का जो फर्श पकड़े हैं तो आज तक किताब पकड़े हैं, शायद पकड़े हैं। देखिए, कहा जाता है कि अगर कोई राह दिखाने वाला अच्छा मिल जाए तो व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। सर ने भी बताया कि कुछ इसी प्रकार से उनके साथ हुआ। अगर इस प्रकार से उनके साथ नहीं हुआ होता तो शायद आज के समय में हम आपके साथ बैठ करके यहाँ बात नहीं कर रहे होते। सही है ना सर? सही। सर, हिंदी साहित्य में आपने कई सारी किताबें लिखी हैं, कई सारे आपको पुरस्कार भी मिले हुए हैं, तो उससे बताइए सर, उससे संबंधित कुछ। सही बात यह है कि मैंने लोगों को लेखक बनाया है। जी। यानी लिखा है मैंने और उनके नाम से छपा है। जी। अब यहाँ नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो सब जानते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर रही कि हम अपनी किताब स्वयं नहीं छपा पाए। जी। लेकिन हमने जो पीएचडी में शोध मार्गदर्शन किया है, उसमें हमने पूरा शोध प्रबंध और का सहयोग किया है, लिखने का सहयोग किया है। फिर भी छोटी मोटी किताबें जैसे कि लोक कवि ईश्वरी, और ये पीपल जो खड़ा हो गया यहाँ पर चरखाई बाईपास में, इस पे हमारे 5 संस्करण उस किताब के निकल गए हैं और वो जापान तक पढ़ी गई। और उसमें ये बताया गया था कि किस प्रकार से पीपल वो खड़ा हुआ, किसने बेचा, किसने बेचा, उसकी फ़ोटो हमने छापी थी। फिर उसके बाद वो घटनाक्रम क्या हुआ, फिर पीपल से क्या क्या लाभ हैं, ऐसा विविध लोगों से संपर्क करके उनके विचार लिए और उनका संकलन छाटा। बहुत छोटी किताब थी लेकिन वो कई संस्करण उसके छपे। इसके बाद पुरातत्व में मेरी रुचि आई और पुरातत्व में मैंने अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझसे स्वाधीनता संग्राम में महोबा का योगदान करके किताब लिखवाई है। जी। और वो मेरे नाम से मेरी छपी है। हाँ। और उसका विमोचन मुख्यमंत्री स्तर से हो रहा है। अभी बिजनौर में, बलिया में हो गया है। ये कई जिलों का इतिहास अलग अलग लिखवाया गया है। तो महोबा जनपद का इतिहास मैंने लिखा है और वो पुस्तक जो है छप चुकी है, उसका विमोचन होना बाकी है। उसमें मैंने महोबा के इतिहास के साथ साथ महोबा जो जिला बना, उसमें किस दिन कौन सी बैठक हुई, किसने संचालन किया, किसने अध्यक्षता की और कब कब ज्ञापन उसके दिए गए, वो पूरा घटनाक्रम हमने उसको लिखा है। ये बहुत बड़ी बात इसलिए है कि सन करीब 25 साल पहले मुझे पुष्पेंद्र सिंह चंदेल उस समय अब जो सांसद हो गए हैं, उन्होंने हमें एक अखबार की कटिंग का एक समूह दिया था। जी। उसको मैं 25 साल रखे रहा। अच्छा, उस कटिंग को और 25 साल के बाद उस कटिंग के आधार पर मैंने उसको पूरा बनाया, वो उसमें छपा है। साथ में ही यहाँ जो लोक साहित्य लिखा गया, चंदेलकालीन जो संस्कृत साहित्य लिखा गया, उन साहित्य की पुस्तकों की सूची उसमें है। कौन सा अंग्रेज अधिकारी इस क्षेत्र में कब से कब रहा, उसका शासनकाल, कार्यकाल उसमें लिखा हुआ है। इसके साथ ही यहाँ की अभी तक की जो सन 2011 की जनगणना हुई, उसके बाद तो कोई जनगणना हुई नहीं। तो उसके आधार कितनी संख्या, कितने स्त्री, कितने पुरुष, कितनी ज्ञान पंचायत, ये सब वगैरह उसमें वो वर्णन है। और फिर उसमें स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का
3 पीढ़ी तक जिक्र है। अच्छा। हाँ, यानी 3 पीढ़ी तक स्वाधीनता संग्राम के जो सेनानी, उसका नाम, उसके पिता का नाम तो लिखा ही जाएगा, हाँ। उसके बाद उसके पुत्र का नाम जी। और उसके पुत्र का नाम, हाँ। ताकि आगे कोई किताब कोई लिखे हाँ, तो उसे दिक्कत नहीं होना दिक्कत चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं तो अभी खो गए हैं लोग, अब कहाँ ढूंढेगा वो? सही बात तो वो है। नाती को ढूंढेगा तो फिर उसको वह मिल जाएगा। नाती कहाँ है इस समय? हाँ। विस्थापित हो गया है, यहाँ है या कहीं बाहर गया कहीं है, बाहर गया तो है। वो 3 पीढ़ियों का उसमें दिया हुआ है। अच्छा। इसी प्रकार से यदि उनका कोई आश्रित प्रमाण पत्र बनना है तो उसमें भी सहयोग मिलेगा शासन को कि हाँ, ये हमारे मतलब इनके द्वारा देखा गया है, वो बच्चा आदमी विवरण लिखा गया है। चौथी बात, उन्होंने और योगदान किया कि उनके संस्मरण क्या क्या हैं, ये संस्मरण भी उसमें लिखे गए हैं। तो इस प्रकार से एक और उसमें चित्र भी दुर्लभ चित्र है। अच्छा। तात्या टोपे ने हुक्मनामा जारी किया था, वो भी उसमें है। अच्छा, जो आपकी किताब, आपकी जो किताब लिखी हुई है। हाँ, उसमें हुक्मनामा है। और आपका शिलालेख है, महोबा का शिलालेख कलकत्ता में रखा हुआ है, उसका भी चित्र उसमें है। अच्छा। और इसके साथ साथ ये जो सेनानियों के घर के चित्र हैं। अच्छा, जो स्वतंत्र सेनानी हुए हैं उनके घर के चित्र भी आप वहाँ उसमें किताब में आपने जोड़े हुए हैं। उसको घर के चित्र जोड़ा, माने कहीं ना कहीं उसका प्रतिनिधित्व रहा होगा, या तो उसका चित्र होगा या घर का चित्र होगा, हैं, या उसके किसी कार्यक्रम का चित्र होगा। इसमें यहाँ राम सेवक खरे जी यहाँ रहे हैं, स्वाधीनता संग्राम सेनानी, उनका फोटो लाल बहादुर शास्त्री के साथ है। वो फोटो मैंने ग्रुप जोड़ा लिखा है। और कुलपहाड़ में एक सम्मेलन हुआ था सन 1921 के आसपास, उसका फोटो उसमें छपा है। अच्छा, जो कुलपहाड़ में सम्मेलन हुआ था उसका फोटो भी उसमें छपा गया है। देखिए, इतिहास लिखना इतना आसान नहीं होता है, छोटी छोटी चीज़ों को निकाल करके लिखा जाता है और इस चीज़ का बखूबी ध्यान दिया जाता है कि कहीं भी किसी प्रकार से गलती ना हो। सर ने जिस प्रकार से बताया कि उन्होंने 3 पीढ़ियों तक का उसमें लिखा हुआ है, वाकई में बहुत मेहनत की होगी। इस सर पुस्तकालय के बारे में कुछ बताइए। हाँ, पुस्तकालय मैंने विद्यार्थी जीवन में लघु पुस्तकालय शुरू किया था, संतोष लघु पुस्तकालय। अच्छा। जो एक ही अलमारी में सीमित हो था, एक अलमारी में। अच्छा, जो आपने अपने नाम से शुरू किया था वो हाँ, एक ही अलमारी में था। जी। अब उसके बाद बढ़ता चला गया। हाँ। मैंने उसकी गीता प्रेस की हाँ। 3 नए पैसे की किताब भी खरीदी है। 3 पैसे की किताब। अच्छा। 3 नए पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, हाँ। 6 पैसे हैं, तो उस समय किताब खरीदी थी। मैं कुछ पढ़ताई भी करता रहा हूँ विद्यार्थी जीवन में, उससे कुछ पैसे मुझे इकट्ठे होते थे। तो साल में बलूराम बुक सेलर जी यहाँ उदल चौक में किताब लगाते थे। हाँ। चरखाई मेला के बाद। हाँ। ये जो इस समय बलूराम बुक सेलर हैं कि पिताजी, जो जिनके नाम से किताब दुकान है। अच्छा। तो उनको मैंने खूब देखा है, तो वो उनसे लाते थे, वो किताबें मैं उनसे लेता था वहाँ खरीद करके। जी। फिर इकट्ठी की किताब है, फिर धीमे धीमे अब मैं जहाँ भी जाता हूँ कुछ किताबें खरीद के लाता हूँ। हाँ। और किसी ने भेंट में दे दी तो वो भी रख ली। मेरे पास इस समय इस पुस्तकालय को इसलिए समृद्ध है कि पतंजलि योग के जो राजू दीक्षित जी हैं, गुजर गए। अच्छा, जो राजू दीक्षित जी थे। हाँ। वो और उनके अभी यूट्यूब में काफ़ी उनका लेक्चर आता है जी, बहुत सुना जाता है। हाँ, हमने भी कहीं कहीं पे हमने भी कभी कभी जैसे आ जाता है तो अच्छा लगता है वो सुनने में। हाँ। फिर उसको कवर करते करते काफ़ी समय भी लगता है, फिर कई चीज़ें मिस हो जाती हैं। हाँ, तो उनका ऐतिहासिक जो ज्ञान था बहुत बड़ा था, तो वो भी हमारा पुस्तकालय देखने आए थे। अच्छा, राजू दीक्षित जी भी आपका पुस्तकालय देखने आए थे? अच्छा, वो पुस्तकालय इस घर में नहीं आया, दूसरे मकान था। अच्छा। वहाँ आए थे उस समय। तो ये आएगा हमारे पुस्तकालय में, आप देखें तो इधर किनारे पर ये पूरी जो रो लगी है, ये सब फोटो कापी वाली लगी है। अच्छा, जो उस साइड लगी है वो फोटो कापी वाली लगी, माने वो दुर्लभ पुस्तकें हैं। हाँ। 12 भागों में बुंदेलखंड का इतिहास रखा है यहाँ। 12 भागों में बुंदेलखंड का इतिहास। सर, हम ऑन कैमरा ये बात बोल रहे हैं, हमको नहीं बोलनी चाहिए। हमने गूगल ढूंढा, हमने किताबें ढूंढी, हमको कहीं भी सर बहुत से बहुत है 1 से 2 किताबों के अलावा कोई किताब हमको देखने को नहीं मिली बुंदेलखंड के इतिहास की। ऑन कैमरा सर बोल रहे हैं हम।
नहीं मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि जो बुंदेलखंड का इतिहास है वो दब चुका है। हाँ। सारी जानकारी हमको बुंदेलखंड के इतिहास के बारे में नहीं मिलती है, ये वास्तविकता है सर। तो आपके पास 12 किताबें होना एक बहुत बड़ी बात है सर। हाँ। और इसके अलावा अन्य लोगों का लिखा भी इतिहास है। अच्छा। जैसे गोरेलाल तिवारी जी का लिखा हुआ इतिहास है, जी। श्रीवास्तु जी का लिखा इतिहास है, हैं? और इस प्रकार से साथ साथ ये भी है इसमें कि ये जो हमारे देश में विदेशी आए हुए हैं जी। उनका भी इतिहास लिखा हुआ है, मतलब उनकी रिपोर्ट। हाँ हाँ। जैसे अलबरूनी आया था जी। महमूद गजनबी के साथ, हाँ हाँ आया था। तो वो यहाँ 1021 में जी। यहाँ से निकल गया था खजुराहो तक। जी गया था। तो उसने पूरे भारत की रिपोर्ट लिखी है। अच्छा, अलबरूनी के द्वारा। हाँ। हाँ। उसमें कौन सी चीज़ किस भाव मिलती थी, जी। उसने खगोल शास्त्र पे लिखा, वो उसने यहाँ के पुराणों पे लिखा। जी। तो उसने इतना काफ़ी मोटी उसकी रिपोर्ट है, जी। रखी है। हाँ। फाहियान की रखी है, सुलेमान की रखी है, इब्न बतूता की रखी है। अच्छा, जितने मतलब लोग राज करने आए उनके साथ जो आए हैं उन्होंने जितनी किताबें लिखी हैं वो। राज करने आए अथवा पर्यटक आए, हाँ। तो वो उन्होंने जो घूम घूम के लिखा है हाँ। वो हमारे यहाँ है। अधिकतर सर भारत के बारे में आपके यहाँ अगर कोई जानकारी चाहना चाहिए है तो आपके यहाँ मिल जाएगी, ऐसा हो सकता है? नहीं, अभी कोई दावा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ यदि वो कहता है तो मिल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको बुंदेली लोक संस्कृति के बड़े बड़े ग्रंथ मिलेंगे। जी। जैसे इधर लगा है ये बुंदेलखंड की का इतिहास, बुंदेली का इतिहास, परंपरा इतिहास। हाँ। इधर देखिए भविष्य पुराण रखा है। ये भविष्य पुराण के इस खंड, एक दूसरे खंड में आलहू दल की कहानी लिखी है। अच्छा। आलहू दल का पूरा इतिहास उसमें लिखा भविष्य पुराण में है। अच्छा। हाँ, उस पर मैंने ये पीएचडी भी कराई है, ये देखिए। अच्छा, इस पर आपने देखिए, आप देख सकते हैं, हम आपको फोटो खींच करके दिखा देंगे इसका। अभी साफ साफ दिख रही हो तो देख लीजिए, ये फोटो खींच करके लगा देंगे। हाँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो बुंदेलखंड का इतिहास को संजो करके आप रखे हुए हैं जिस प्रकार से, उसके लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। पुस्तकें क्यों नहीं लोगों के पास हैं? जी जी। उसका कारण ये है कि व्यक्ति जीन्स पहनने में कोई मोलभाव नहीं करता। जी। ठीक है, घड़ी लेने में मोलभाव नहीं करता, भाई मोबाइल लेने में मोलभाव नहीं करता, लेकिन किताब लेने में वो सोचता है कि यदि निःशुल्क मिल जाए, सपने भेंट मिल जाए। हाँ। यहाँ तक कि पीएचडी करने वाले जो जेआरएफ हैं, जिन्हें 35,000 रुपया महीने 5 साल तक सरकार देती है, जी। वो लोग भी किताब नहीं लेना चाहते। तो इसलिए ये जो है अपना हमने किताब रखी। और हाँ, इसमें ये नहीं है केवल इतिहास नहीं है, हिंदी का हजारी प्रसाद ग्रंथावली 11 भागों में है। अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वाला ग्रंथावली पूरी 11 भागों में। सर कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि जो आजकल का मॉडर्न कल्चर है उसमें लोग बाहरी बनावट को, बाहरी सुंदरता को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हाँ हाँ। किताबें कहीं ना कहीं जीवन की एक अच्छा साथी हो सकती हैं, हाँ। लेकिन उसको लोग महत्व नहीं देते हैं। हाँ। यही कहीं ना कहीं कारण हो सकता है कि किताबों की तरफ लोग, शिक्षा की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। सर ये क्या बात सही हो सकती है? पास टाइम नहीं है पुस्तक पढ़ने का, वो बढ़िया तैयार मामला चाहता है। उसने नेट खोला, अरे भाई नेट में जैसे भाई उन्होंने ओशो ने किताब लिखी है, ज्यों की त्यों धर दी नीचे दरिया। अच्छा, ज्यों की त्यों धर दी नीचे दरिया। चदर, ये किताब उनकी। हाँ। उसमें एक उदाहरण दिया उन्होंने जी। कि भाई कुएं में आपने बाल्टी डाली, जी। कांटा डाला, जो भी डाला, हाँ। तो जो कुछ उसमें होगा वही तो निकलेगा। निकलेगा, बिल्कुल सही बात। ठीक है ना? जी। जो होगा निकलेगा। तो आदमी के अंदर अहंकार है तो अहंकार निकलेगा। जी। ठीक है ना? जो कुछ उसमें डाला गया वही तो निकलेगा। वही स्थिति नेट की है। अरे नेट कोई भगवान थोड़ी है, नहीं नहीं, डालता तो आदमी है। आदमी डालता है। जैसी भाई कहीं गलत जानकारियां भी चली जाती हैं, कहीं सही जानकारी भी चली जाती हैं, लेकिन उसकी पुष्टि जो है वो प्रमाणित किताबें ही करती हैं, जो बिल्कुल सत्य की पुष्टि जो होती है। तो अब मैं देखता रहता हूँ उनका परमार रासों पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न।
आलखंड पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखता हूँ कभी कभी यूट्यूब पर, तो वो कुछ नहीं, उनकी जानकारी उनकी पता नहीं उन्होंने कहाँ से क्या लिया, क्या कौन सी किताब मिली उन्हें, उस पर निर्भर करता है बात। यदि आपने कोई छिछलेपन से सड़क पे ऐसी बिक रही है सस्ते कागज पर ऐसी किताब लिख दी है किसी ने, और उस आधार पर आप चाहते हैं तो वो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। फिर कई लेखकों की किताबें जब आप लिखें पढ़ेंगे तब आपको कुछ सत्य तक आएगा। कहीं ना कहीं एक किताब में कुछ अपवाद भी होता है, दूसरी किताब में भी हम अपवाद मान सकते हैं कि अपवाद आ सकता है, लेकिन जब 3-4 किताबों को मिला करके हम जब देखते हैं तो कुछ चीज़ें अगर किसी किताब में गलत होंगी तो वो दूसरी चीज़ों से सही हो जाएंगी, और दूसरी किताब में गलत होगी तीसरी चीज़ सही हो जाएगी। मतलब मिनिमम 5 किताबों से ही सच्चाई निकाली जा सकती है। और इसीलिए व्यक्ति ये किताब पढ़ करके उसमें शर्त लगाने लगेगा, अपने ऊपर उसे होल्ड हो जाएगा कि हाँ हमने सही सब किया है ना। यहाँ आपको पुरानी हमारे पास 350 वर्ष पुरानी पांडुलिपि है आपके पास? हाँ, बिहारी सत्सई। अच्छा, बिहारी हाँ, सत्सई जो बिहारी लिखी है उसका पद्यानुवाद है वो। हाँ, मतलब एक दोहे का कई कई अर्थ दिए हैं, वो भी कविता में जी, गद्य में नहीं, हाँ, कविता दिए। तो वो 450 पुरानी जो पांडुलिपि है वो अमर सिंह अमरेश ने लिखी है वहाँ के। एक तो अमर सिंह यहाँ काकुन के हुए हैं, हाँ, और एक अमर सिंह अमरेश हुए हैं उसके जोधपुर के। तो जोधपुर के राजा ने आज्ञा दी तो उन्होंने उसका पद्यानुवाद किया। उसमें मेरे 50 दोहे नष्ट हो गए हैं जब मुझे मिली वो। तो 650 दोहे का है उसमें, अभी भी 650 दोहे का अभी भी उसमें है। सर आपका जो है आल्हा खंड में आपको ज्यादा रुचि है, ऐसा क्यों? अब देखिए ऐसा है, हम महुआ रहते हैं जी, अब महोबा में आल्हा उदल हुए हैं, जी, तो हर आदमी अपेक्षा करता है कि महुआ वाला सही बताएगा। जी, ठीक है ना। जी, जी, पान है यहाँ होता है, हाँ, अब यहीं का पान खराब निकले तो क्या संदेश जाएगा। हाँ कि वो फिर उसकी छवि खराब हो जाएगी, पूरी अब धूमिल हो पान जाएगी। अच्छा होता है हाँ, लेकिन नहीं पहुंच पाए व्यक्ति तक। जी, आलखंड सब लोग जानते हैं, आल्हा गाते हैं, जी, लेकिन अब आलखंड के बारे में यदि जानकारी सही यहाँ से नहीं मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? तो उसकी चिंता करते हुए जी, हमने दायित्व निभाया एक नागरिक का जी, कि आलखंड पे हमारी जानकारी अच्छी होना चाहिए। तो जी, इसीलिए हमारा 13 एपिसोड का धारावाहिक निकला आल्हा खंड का। सर हमने सुना हुआ था कि आपकी जो अ, कहानी है, कविताएं हैं, वो साधना चैनल पे भी प्रसारित की गई थी सर। हाँ, साधना चैनल में हमने लगातार कई महीने गीत पढ़ा। अच्छा, हाँ, गीत पढ़ा और वो काफ़ी मतलब जैसा साधना चैनल वाला कहा तो बहुत फैला काफ़ी। और मैं प्रतीकों के माध्यम से गीत लिखता हूँ। अच्छा, तो क्योंकि सीधी बात तो सब कोई कह सकता है। जी, जी, अब उन्होंने कहा कि जैसे निराशा वाला व्यक्ति बेचारा परेशान है, हाँ, रेत का शहर है, हाँ, सूर का कहर है, बिल्कुल, नाविक थक गया है अब तो नौका ढोते ढोते, जी, पंछी नीड़ कहाँ बनाए कहीं बसेरा न मिलता है, तन मन की तो बात ही क्या है सारा जग उससे जलता है, हाँ, हाँ, नहीं सही है। प्राण पखेरु उड़ गए उसके खबर मिली है उड़ते उड़ते, नौका नाविक थक गया है अब तो नौका ढोते ढोते। ये गीत हमारा आकाशवाणी में, और गायिका हैं सुषमा सोनी, उन्होंने गाया है। जी, 5 गीत हमारे आकाशवाणी लिए थे, जी। उसमें से एक गीत ये भी था। सर आपने 4 लाइनें कहा, लेकिन 4 लाइनों का अगर कोई सकारात्मक मतलब इसका निकाले तो बहुत अच्छा है कि किसी व्यक्ति को जो परेशान बैठा है वो उससे संबंधित है, और हाँ, नकारात्मक निकालेगा तो कुछ और ही इससे निकाल सकता हाँ, है। बहुत। अब जैसे अब लोग दोष दे देते हैं किसी को, चाहे जिसको भाई दोष किसको देंगे आप। जी, जौहरी न देखता, हाँ, जौहरी न देखता रतन को हम क्या दोष दें, हाँ, निर्माण जब अधूरा है भवन को हम क्या दोष दें। सही बात हैं? सही। पक्षी पूंछ के बोलते, कोरोना में कितनी स्थिति खराब रही, जी, पक्षी पूंछ के बोलते सहम के पर हैं खोलते, हवाएं जब कैद हैं पवन को हम क्या दोष दें। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। सर आपको कई सारे पुरस्कार से भी संबोधित किया गया, कई सारे पुरस्कार भी सर दिए गए हैं। तो वो असल में क्या है कि मुझे राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी का सारंज मिला है। अच्छा, हाँ, जब हेलाट में भर्ती थे 83 में, तब मैं उनके पास
जाता रहा हूँ। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के साथ हमने यात्रा की है, जो नाटककार हुए ना इलाहाबाद के। हाँ आपने पृथ्वीराज की आंखें, उनका नाटक है, और भी कविताएं भी हैं उनका। हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा हुआ है, वो भी हमारे पास है। तो वो उनके साथ यात्रा, उनके यहाँ जाते रहे। महादेवी वर्मा से हम उनके घरों में ले अशोक नगर में, इलाहाबाद में। जी। तो डॉक्टर शिवमंगल को देखा। सन 1983 में बुंदेलखंड से कुल 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 पाँच लोग गए थे। अच्छा, पूरे बुंदेलखंड। 1983 में कुल 5 लोग गए थे उधर। हिंदी साहित्य सम्मेलन, वो था विश्व हिंदी सम्मेलन। हाँ। दिल्ली में जी। इंद्रप्रस्थ स्टेडियम में था। उसमें हम यहाँ से वीर निर्जर यहाँ से गए थे, और श्री कृष्ण चौरसिया जी गए थे, और वो वहाँ से गए थे डॉक्टर बरसैया छतरपुर से, और राधा वल्लभ शर्मा, और कोई इधर से कहीं कोई नहीं गया था। तो उस समय 83 में गए थे, और उस समय हमारे पास मतलब 100 रुपये नहीं थे हमारे पास वहाँ के देने के लिए। अच्छा, 83 में। और किसी व्यक्ति ने दिए भी नहीं जी। तो हमें फिर एक हमारे परिचित व्यक्ति ने अपना कूपन दे दिया। हाँ। उससे हमारा कुछ काम चलता रहा। जी। लेकिन एक बात बताई, उस समय 83 में था। फिर हमें स्मारका भी उसकी अच्छी वाली मिली। एक विदेशी महिला यहाँ आई थी, कैरिन सोमर, उसने आल्हा पर काम किया है। तो उसका लेख छपा था, तो उसने फिर हमको सजल वाली एक दे दी थी, वो रखी है इधर। अच्छा। हिंदी साहित्य मतलब विश्व में हिंदी के बारे में किसके क्या विचार हैं, लेख हैं, वो लेख छपे हैं। सर, आज के समय में एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, मैं पूछ सकता हूँ? आज के समय में जिस प्रकार से सर इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जा रही है, कि कहीं ना कहीं बच्चों को हिंदी मीडियम में ना पढ़ा करके इंग्लिश मीडियम की तरफ रुख किया जा रहा है, तो इसमें सर समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अब देखो भैया, हमारी तो कहो जाए तो भैया, हिंदी से समृद्ध तो बुंदेली है। अच्छा। कैसे है? रोए के लाने अंग्रेजी में एक शब्द है वीप। जी। है। हाँ। ठीक है ना? बीफ माने का रोना होता। रोना होता। और हिंदी में रोना हो गया। हाँ। अब बुंदेली में सुनिए, हाँ। रोबो, हाँ। फुसकबो, जड़ियाबो। हाँ। है? हाँ, सही कह रहे हैं। है सब रोने के मतलब है। लेकिन उन शब्दों का अलग अलग है, माने एप्रोप्रिएट प्लेस पर वो जाएगा। हाँ, मतलब एक जब उस प्रकार की कंडीशन होगी या उस प्रकार की स्थिति बनेगी, तो उसके तब रोने के लिए हिंदी बुंदेली अलग है। बुंदेली अलग है। ऐसी स्थिति अन्य भाषा में, अन्य बोली भाषा में नहीं मिलेगी आपको बोली। जी। ये विशेषता बुंदेली की है। हाँ। तो जब हिंदी तो बात की बात है, अब रही वो अंग्रेजी की बात, तो अंग्रेजी को भी बुंदेली ने लिया है। जी। लेकिन अपने ढंग से। हाँ। ताकि जैसे जेल, हाँ। जहल, जहल। हाँ। पुलिस, पुलस। पुलस। अब क्यों इसलिए ताकि लगे कि बुंदेली है। बुंदेली भाई है। बोलने से रुक नहीं रहे, लोग बोल रहे हैं। हाँ। तो पुलिस बोला। अब उन्होंने कहा देर हो गई हमें। हाँ। तो कहने कुटैम। कुटैम। अब टाइम का बिगड़ के बन गया टैम, टैम। और कू लग गया उपसर्ग, कु उपसर्ग लग तो गया। कुटैम हो गया। जी। अब मतलब अब उसके लिए अबेर भी है बुंदेली में। देर अबेर हो जाता है। अबेर है, हो गया। लेकिन कुटैम का मतलब बुरा समय नहीं है, बल्कि वो विलम्ब से। विलम्ब से है। अब उसका शाब्दिक अर्थ आप बुरा समय लगा सकते हैं। हाँ। लेकिन अर्थ उसका देर से है। देर। तो बुंदेली इतना विशाल हृदय है उसका कि वो भाषा उर्दू वगैरह भी ले लेती है। जी। ऐसे हरूफ शब्द है। अब उन्होंने कहा हरूफ अक्षर के लिए आता था पहले। हाँ। अब नहीं बोलते लोग। अभी आपने उन्होंने कहा क्लास ली, आपने पढ़ा ना। हाँ। फलाने बरसे हाँ। क्लास ली, अधिकारियों की क्लास ली। हाँ। मुख्यमंत्री ने, ठीक है ना। जी। लेकिन हिंदी में उसके लिए कोई शब्द नहीं है। हाँ। हिंदी में एक शब्द नहीं है कोई, नहीं है सर। कि जो है उनने क्लास ली। अधिकारियों ने अब ये थोड़ी कहेंगे कि अधिकारियों की कक्षा ली। हाँ। नहीं कहेंगे। नहीं ना। वहाँ पे सर एक शब्द आएगा क्लास के लिए कि कक्षा हिंदी में। इसके लिए बुंदेली में है। अच्छा। चसनाबाई। मतलब सर चसनाबाई। चसनाबाई मैंने क्लास ली, हमने वो की चसनाबाई करी। अच्छा। मुख्यमंत्री ने फिर अधिकारियों की चसनाबाई करी। अच्छा। तो चसनाबाई शब्द जो है क्लास लेने के लिए बुंदेली में शब्द है। अच्छा। अब वो शब्द क्यों मिट गया? जी। इसलिए मिट गया कि हम लोगों के संस्कार दूर होते चले जा रहे हैं। जी। अब पिता की हिम्मत नहीं है कि पुत्र को डांट सके। अखबार पढ़ लो, मोबाइल नहीं दिया तो आत्महत्या कर ली। हाँ। डांट दिया तो अभी एक लड़का वो मर गया अपने आप, आला चौक के पास, उसे डांटा था। हाँ, उसको कि डांटा भैया था, गोली बंदूक चला ली थी उसने, गोली मार के हत्या कर अब ली थी। तो मतलब क्योंकि वो चसनाबाई शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया, वो काम ही नहीं किया गया।
और जब काम नहीं किया तो शब्द मर गया, वो चला गया। लेकिन मैंने सुना है ये, तो ये एक तरह से है। तो इसलिए आप जो पूछ रहे थे कि संदेश वाली बात है, तो हिंदी अंग्रेजी को मतलब अपशब्द कहने का या अंग्रेजी की आलोचना करने से हिंदी नहीं बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी। आप हिंदी बोलिए ना, जब आप हिंदी बोलेंगे नहीं, आप कब सुना होगा आपने, कपड़े रखे रखे छोटे हो जाते हैं जी, हो जाते ना। हाँ, तो शब्द रखे रखे छोटे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। भाई उनका उपयोग करें ना। अब आपके पास 4 जोड़ी कपड़े हैं, आपके पास 4 भाषाएं हैं, तो आप कभी हिंदी बोलिए, कभी बुंदेली बोलिए, कभी अंग्रेजी बोलिए। हाँ। हैं, अब ये थोड़ी कि अब आप हिंदी बोलो ही नहीं। और बुंदेली हम लोग घर में नहीं बोलते, अब घर में नहीं बोलेंगे तो बच्चे क्या जानेंगे, ये है। अब चखनाबाई कैसे होगी, हम लोग आपने खाना खा लिया, इतना सा बच्चा है, उससे अब आप कह के आप बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं। हाँ। अभी से उसको आप कह रहे हैं तो बड़े हो तो आप कैसे तुम सुन लेगा, वो नहीं सुनेगा। फिर वो आप उसको चखनाबाई कहेंगे भी तो वो समझने वाला उसको नहीं है। तो कहीं ना कहीं वही चीज है ना सर, कि मान के चलिए कि ये हमारी हिंदी इस प्रकार से मातृभाषा है, उसी प्रकार से बुंदेली बुंदेलखंड की मातृभाषा है। हाँ। तो उसको हमें डेवलप करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आज की जनरेशन जो है वो इंग्लिश को बोलना, इंग्लिश को पढ़ना एक अपने लेवल को मेंटेन करना समझती है कि अगर हम इंग्लिश बोलेंगे तो हम समाज में अच्छे होंगे। लेकिन उसको ये नहीं पता कि अगर हम हिंदी बोलेंगे तो हम समाज में एक अच्छा संदेश पहुंचा पाएंगे। हाँ, वो विदेश भेजा था एक लड़के को पढ़ने के लिए माता पिता ने, और जब लौटा तो उसे लेने के लिए पहुंचे, तो बहन जी और उसकी बहन और माँ वगैरह टैक्सी से उतर कर चले गए। पिताजी पैसे देने लगे टैक्सी वाले को। हाँ। तब तक उन्हें लड़का उतर आया, वहाँ से हवाई जहाज से उतरा, वो आया। हाँ। इधर तो उन्होंने कहा पिताजी नहीं दिखाई दे रहे। हाँ। तो तब तक पिताजी आ गए। हाँ। तो वो अंग्रेजी पढ़ के आया था। हाँ। बोले डेमन, आई रिमेम्बर डेमन, देन डेमन इज प्रेजेंट, देन प्रेजेंटेड। मैंने उसने अपने ढंग से जो कहा। हाँ। एक कहावत है कि शैतान को बुलाओ शैतान हाजिर। हाँ। शैतान को याद किया। हाँ। शैतान हाजिर। तो डेमन जब सुना उन्होंने। हाँ। पिताजी रह गए कि हमने इसलिए इसको पढ़ने भेजा था, इसे डेमन बता रहा है। तब बात संभाली उसकी बहन ने, बोले पिताजी आपकी बड़ी उम्र है, भैया हाँ। आपको याद कर रहे थे। ये है संस्कृति। बहुत सर, हमको तो कभी कभी यही चीज़ लगती है कि अपना व्यक्ति स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं हिंदी को भूलता जा रहा है। और आज के समय में सर, अगर बच्चा जो 5 साल का है उसको अगर हिंदी सिखाई जाएगी तो वह सीख जाएगा। लेकिन आज के समय में क्या है सर कि स्कूलों में कक्षा 3-4 से ही इंग्लिश की किताब है, इंग्लिश में मैथ चल रही है, इंग्लिश में सारे सब्जेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश चलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हिंदी को पीछे करने के लिए भी हो सकता है सर। वो उन्हें हिंदी तो इंग्लिश तो आती नहीं है और हिंदी भूल जाते हैं। हाँ। भाई दोनों बातें होगी ना, इंग्लिश आ नहीं पाती। हाँ। और हिंदी भूल जाते हैं। यदि उनसे आप हिंदी इंग्लिश का कोई अर्थ पूछो, इसका अर्थ क्या है, तो अर्थ नहीं बता पाएंगे। यहाँ तक कि इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं बता पाएंगे। इंग्लिश टू इंग्लिश भी बता दें, चलो गनीमत है, ये इंग्लिश तो जान रहा है, लेकिन वो भी नहीं है। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो शिक्षक हैं वो वेल क्वालिफाइड नहीं होते जी, वो कम वेतन पाने वाले लोग हैं। हाँ। और उन्हें उतना बड़े का अभ्यास नहीं है। और हमें संतोष इस बात का है कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है। अच्छा, हाँ ये बात सही है। चलिए, सर ने बहुत बड़ी बात कही। अब इस बात को यहीं पर ही विराम देंगे और सर का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने अपना कीमती समय हमको दिया। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या हमारा जो क्वेश्चन था, मेरा पर्सनली क्वेश्चन था जो मुझको लगता है, उसको मैंने सर से पूछा और सर ने जवाब दिया। मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप भी इस बात से सेटिस्फाइड हैं। और मिलते हैं हम आप जी। मैं हिंदी, संस्कृत, इतिहास, पुरातत्व, संगीत, बुंदी लोक संस्कृति, इन 6 विषयों के शोध छात्र हमारे यहाँ आते हैं। अच्छा। उज्जैन, इलाहाबाद, रीवा, ग्वालियर, झांसी, इन सब के हैं। इस समय कई 1-2 शोध छात्र संस्कृत का काम इस समय चल रहा है, बिखरा पड़ा है। और ये इतना ही पुस्तकालय नहीं है, 5 कमरों में पुस्तकालय है। 5 कमरों आगे जो कमरे हैं उन्हें पुस्तकालय है, नीचे पुस्तकालय। हाँ। हाँ, तो इन सब में पुस्तकालय है। और जब मैं बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी संपदा मेरे पास है। और पुरस्कार तो मुझे परमवीर सज्जन सम्मान मिला पूर्व थल सेना अध्यक्ष द्वारा, वी.के. सिंह द्वारा, दिल्ली में हिंदी भवन में। हाँ। 14 फरवरी 1921 को।
अच्छा 1921 को नहीं, 1971 को होगा शायद। 2021। 2021। हाँ 2021 पिछले को साल ही। अभी मिला, और 2021 को मिला। और इसके अलावा तो विभिन्न विद्यालय में सामने जो आप देख रहे हैं सम्मान पत्र भी दिखाएंगे आप, ये हमारी इसमें जीवनी पूरी लिखी है। जी। और ये चित्रकूट में गोपाल भाई के संस्थान द्वारा दिया, अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान से दिया गया है। और भूषण सम्मान वगैरह सम्मान ही तो सब ठीक है। दरअसल है क्या कि सम्मान उसे कहते हैं, सम माने बराबर, मान माने मान, जहाँ बराबर मान बना रहे वो सम्मान है। जी। आज सम्मान कर दिए, कल अपमान कर दिए, बराबर हो गया। बराबर हो गया है, सही बात है। तो ये है। सर अभी जो बात हुई है, संतोष पटेरे जी सर हमारे साथ हैं। मैं इनका एड्रेस पिन कर दूंगा। ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में मलकपुरा में रहते हैं। मैं एड्रेस पिन कर दूंगा, अगर आप आना चाहते हैं तो आप आके सर से मिल सकते हैं, और किताबों से संलग्न जो भी है किताबें आप समझने के लिए ले सकते हैं और समझ सकते हैं सर से, वो पूरी जानकारी आपको देंगे। और सर मोबाइल नंबर 9956 95 92 70। 9956 95 92 70। और इसी के सर का हम धन्यवाद करेंगे फिर से एक बार कि उन्होंने अपना कीमती समय हमको दिया, और आपका भी हम धन्यवाद देंगे कि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए कि हिंदी के बारे में आप क्या सोचते हैं, और मेरा जो पर्सनल क्वेश्चन था उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।